साइंस की दुनिया में ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही सवाल के जवाब की खोज पे निकलेंगे। ये कहानी है उस मॉलिक्यूल को ढूंढ निकालने की जिसमें आप कह सकते हैं जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट छिपा होता है। मतलब एक ऐसी वैज्ञानिक जासूसी जिसने बायोलॉजी का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जिस पर 20वीं सदी के सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक अपना सिर खपा रहे थे। देखिए, ये तो सब जानते थे कि खासियतें मतलब गुण माता पिता से बच्चों में आते हैं, पर सवाल ये था कि आखिर वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो कौन सी चीज है जो इस सारी जानकारी को एक पीढ़ी से उठाकर दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। देखिए, ये जेनेटिक्स के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है। ग्रेगर मेंडल के काम की वजह से हमें ये तो पता था कि विरासत के नियम क्या हैं, मतलब चीजें कैसे पास ऑन होती हैं, पर वो असल मॉलिक्यूल कौन सा है, वो चीज क्या है जो इन नियमों को चला रही थी, ये अब भी एक बहुत बड़ा रहस्य था और इसकी खोज चल रही थी। अब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स के पास दो मेन सस्पेक्ट्स थे। पहला था प्रोटीन। सोचिए, ये 20 अलग अलग अमीनो एसिड से बना एक सुपर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था और लॉजिक भी यही कहता था कि भाई जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स है तो उसकी जानकारी रखने वाला मॉलिक्यूल भी तो कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए। और दूसरा सस्पेक्ट था डीएनए। ये बेचारा सिर्फ 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बना था, बहुत ही सिंपल सा। ज्यादातर साइंटिस्ट को लगता था कि अरे ये इतना मामूली सा मॉलिक्यूल वाला इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। लेकिन फिर साल 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया यानी निमोनिया फैलाने वाले बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को ना जरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन लिया। अब यहाँ एस का मतलब है स्मूथ यानी चिकना। ऐसा इसलिए क्योंकि इन बैक्टीरिया के ऊपर एक चिकनी सी प्रोटेक्टिव लेयर होती थी और यही लेयर इन्हें खतरनाक बनाती थी। तो जब ये एस स्ट्रेन एक चूहे में इंजेक्ट किया गया तो बेचारा चूहा निमोनिया से मर गया। ठीक है, अब बारी आई आर स्ट्रेन की। यहाँ आर का मतलब है रफ यानी खुरदुरा, क्योंकि इसके ऊपर वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। और जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वाला स्ट्रेन बिल्कुल हार्मलेस था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो जब इसे चूहे में डाला गया, चूहा एकदम ठीक ठाक जिंदा रहा। अब तीसरे स्टेप में ग्रिफिथ ने कुछ इंटरेस्टिंग किया। उन्होंने वो खतरनाक वाला एस स्ट्रेन लिया और उसे गर्मी से मार दिया, मतलब बैक्टीरिया अब मर चुके थे। फिर उन्होंने इन मरे हुए बैक्टीरिया को चूहे में इंजेक्ट किया और नतीजा जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मरे हुए बैक्टीरिया भला क्या नुकसान पहुंचाते, तो चूहा जिंदा बच गया। और अब आया वो रिजल्ट जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने गर्मी से मारे हुए एस स्ट्रेन जो अब हार्मलेस थे और जिंदा आर स्ट्रेन जो पहले से ही हार्मलेस थे को मिला दिया। अब लॉजिकली तो इस मिक्सचर से कुछ नहीं होना चाहिए था, पर जब इसे चूहे में इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। ये कैसे हो सकता है? दो हार्मलेस चीजें मिलकर जानलेवा कैसे बन गई? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल था। इस हैरान करने वाले नतीजे से ग्रिफिथ इस नतीजे पर पहुंचे कि जरूर मरे हुए एस बैक्टीरिया में से कोई चीज निकलकर जिंदा आर बैक्टीरिया के अंदर चली गई है, कोई रहस्यमयी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या रूपांतरकारी सिद्धांत। और इसी सिद्धांत ने उस सीधे साधे आर बैक्टीरिया को एक खतरनाक एस बैक्टीरिया में बदल दिया था। पर सवाल अब भी अपनी जगह पर था। आखिर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था क्या, प्रोटीन या डीएनए? ग्रिफिथ ने ये पहेली तो सामने रख दी, लेकिन उसे सुलझाने में करीब 15 साल लग गए। फिर 3 साइंटिस्ट की एक टीम ने इस केस को अपने हाथ में लिया, ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्थी। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, ग्रिफिथ के उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की असली केमिकल पहचान पता लगाना। और उनका जो प्लान था वो किसी डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से कम नहीं था, एकदम क्लियर। स्टेप 1, जो मरे हुए एस बैक्टीरिया थे उनमें से सारे मेन केमिकल्स यानी प्रोटीन्स, आरएनए और डीएनए को निकालकर अलग करो। स्टेप 2, खास तरह के एंजाइम्स का इस्तेमाल करके एक एक करके इन तीनों सस्पेक्ट्स को खत्म करो। और स्टेप 3, हर बार ये चेक करो कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन अब भी हो रहा है, मतलब क्या आर बैक्टीरिया अब भी एस में बदल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में उन्हें पहली बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने एस बैक्टीरिया से सिर्फ और सिर्फ डीएनए निकाला और देखा कि अकेला डीएनए ही आर बैक्टीरिया को खतरनाक एस बैक्टीरिया में बदलने की ताकत रखता था। ये एक बहुत ही पावरफुल सबूत था जो सीधे सीधे डीएनए की तरफ उंगली उठा रहा था।
उत्तर, उन्हें इसे 100% पक्का करना था ताकि कोई शक न रह जाए। और यहीं से उनके एक्सपेरिमेंट का सबसे एनशाइडिंग मतलब सबसे ज़रूरी हिस्सा शुरू हुआ। उन्होंने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का तरीका अपनाया। आसान भाषा में कहें तो एक एक करके हर सस्पेक्ट को सीन से हटाओ और देखो कि किसके हटने से जुर्म यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। तो उनका पहला हथियार था प्रोटीएज। ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन को ढूंढकर उसे खत्म कर देते हैं। दूसरा हथियार आरएनएज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका काम था आरएनए को डाइजेस्ट करना। और उनका आखिरी और सबसे अहम हथियार था डीएनएज। ये वो एंजाइम था जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए को नष्ट करता है। तो अब देखते हैं कि इस फाइनल टेस्ट का नतीजा क्या निकला। जब उन्होंने प्रोटीएज डालकर सारे प्रोटीन को खत्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ, चूहे मरते रहे। जब उन्होंने आरएनए से सारे आरएनए को खत्म कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन तब भी हुआ। लेकिन जिस मोमेंट उन्होंने डीएनएज डालकर डीएनए को नष्ट किया, ट्रांसफॉर्मेशन अचानक रुक गया। बस यही वो पक्का सबूत था जिसकी उन्हें तलाश थी, द स्मोकिंग गन। एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी के इस शानदार एक्सपेरिमेंट ने आखिरकार उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का राज खोल ही दिया। सालों से चली आ रही पहेली अब सुलझ चुकी थी और फैसला बिल्कुल साफ था। निष्कर्ष ये था कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, यानी डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। ये प्रोटीन नहीं था, बल्कि वो सिंपल सा दिखने वाला डीएनए था जिसे ज्यादातर लोग इस काम के लायक ही नहीं समझते थे। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी कहानी के मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं। सबसे पहले ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो बैक्टीरिया के गुण बदल सकता है। फिर एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी की टीम ने इस केस की जांच शुरू की। उन्होंने एंजाइम्स का इस्तेमाल करके प्रोटीन, आरएनए और डीएनए को एक एक करके खत्म किया और उन्होंने पाया कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी रुका जब डीएनए को नष्ट किया गया। और बस इसी से यह साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो देखा, इस खोज ने साइंस के एक बहुत बड़े सवाल का जवाब तो दे दिया। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, जब एक सवाल का जवाब मिलता है तो कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अब दुनिया को ये तो पता चल गया था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, पर अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर डीएनए जैसा एक सिंपल सा दिखने वाला मॉलिक्यूल जिंदगी की इतनी सारी जानकारी को अपने अंदर स्टोर कैसे करता है। खैर, ये अपने आप में एक अलग और बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे हम जानेंगे किसी और दिन।